एवरीवन। तो आज देखो, मुझे लगा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसमें एक टॉपिक बचता है, व्हाट इज़ लिविंग। देखो, मैंने पहले ना नई एनसीईआरटी डाउनलोड करी थी, उसमें ये वाला टॉपिक डिलीटेड है, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि ये वाला टॉपिक भी है नेट में। तो मैं कल रात को सोच रही थी कि मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, इसमें मैंने ये पढ़ाया है, ये पढ़ाया है। फिर मुझे याद आया, अरे ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वाला तो मैंने पढ़ाया ही नहीं। फिर मुझे याद आया, अरे वो तो मैंने नई एनसीईआरटी से कराया था, उसमें तो था ही नहीं वो। तो इसलिए आज मैं ये करवा रही हूँ। तो छोटा सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि जब हम बात करते हैं वर्ड लिविंग की, तो हमारे दिमाग में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को सेंस करने की एबिलिटी, एक सुटेबल रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी। ये सब हमारे दिमाग में एक यूनिक फीचर्स की तरह आते हैं, किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। हम इसमें कुछ और फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारे अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस, ग्लूकोज टूट रहा है, ग्लाइकोलिसिस का साइकिल चल रहा है, और भी जितने साइकिल चल रहे हैं, उन सभी को मिला करके हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, अपने आप को रेप्लिकेट करने की एबिलिटी भी होती है ऑर्गेनिजम्स में। जैसे हमारे अंदर का डीएनए, वो क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है और अपनी एक अनदर कॉपी बनाता है। सेल्फ ऑर्गेनाइज, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखने का, इंटरेक्ट करने का, ये सभी क्या आते हैं? इस लिस्ट में आते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। देखो, ये दोनों याद रखना, एक तो मास में इंक्रीज होना, एक नंबर में इंक्रीज होना। ये सब क्या है? 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ के। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ कर रहा है, तो या तो उसमें इंक्रीज होगा मास, या तो उसमें इंक्रीज होगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है। जो एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करता है बाय सेल डिवीजन, हम सभी को पता है। प्लांट्स में ये जो ग्रोथ होती है बाय सेल डिवीजन, ये कॉन्टिन्यूसली होती रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ। देखो, हम अगर किसी ट्री की ब्रांच काटें, कुछ टाइम बाद हम देखते हैं तो वहाँ पे नई ब्रांच हो आती है। तो वो किस टिश्यू की मदद से होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो टिश्यू है ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता रहता है, और प्लांट की हाइट उसकी लाइफ में बहुत बार बढ़ती रहती है। ठीक है। अगर हमारी ऐसे बढ़ने लगे तो हम तो देखो भगवान को ही लग जाएंगे, हमारा सर तो उनसे टकरा जाएगा ना। एनिमल्स में क्या होता है? ग्रोथ होती है, एक सर्टेन एज तक होती है, उसके बाद नहीं होती, रुक जाती है। ठीक है। सेल डिवीजन होती है कुछ टिश्यूज में टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। जो सेल्स खराब हो गए हैं या फिर जो सेल डैमेज हो गए हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होती है, ताकि वहाँ पे नए सेल आ जाए। ठीक है। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म वो ग्रो करते हैं बाय सेल डिवीजन। वन कैन easily observe this in vitro cultures by simply counting the number of cells under the microscope। देखो, अगर तुम एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाओगे, कल्चर करोगे, तो लेबोरेटरी में, इन विट्रो का मतलब है लेबोरेटरी में, तो तुम अगर उसका नंबर काउंट करेगा ना, मतलब अगर तुमने एक सेल डाला, उसमें बहुत सारे सेल बन गए, तुम इसका मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है। मोस्ट ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में क्या होता है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अंडरलाइन हाईलाइट दिस लाइन। अरे यार, सीधा हो ही नहीं रहा ये। एक्सक्लूसिव इवेंट का क्या मतलब है कि जो जैसे हायर एनिमल्स हैं, हम जैसे हैं, कुछ प्लांट्स हैं, उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम मतलब उनको हम इक्वल नहीं बोल सकते। देखो, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एक ये अमीबा है, ये बाइनरी फ्यूजन करके क्या बनाता है? 2 अमीबा ऐसे 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 इकट्ठा सा होता रहता है ना, ऐसे, और फिर ये अलग अलग हो जाते हैं, तो 1 से 2 बन गए ना, बाइनरी फ्यूजन हुई। तो इसी को हम रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, इसी को हम ग्रोथ भी बोलते हैं। लेकिन हमारे अंदर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ अलग अलग इवेंट है, इकट्ठे नहीं है। ठीक है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। हमने वहाँ पे क्राइटेरिया लिया था बॉडी मास इंक्रीज करने को एज अ ग्रोथ। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो, वो भी ग्रो करते हैं अगर
हम सिर्फ इंक्रीज इन बॉडी मास को ही ग्रोथ का क्राइटेरिया लें, जैसे कि माउंटेन्स, बोल्डर्स, सैंड माउंट्स, वे भी ग्रो करते हैं। इनके ऊपर कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्यूमुलेट होके उनका सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बड़े 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 होते रहते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ उनमें भी होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है इनसाइड से, अंदर से। ग्रोथ इसीलिए हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते। देखो, एक होती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, एक होती है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग जो होती है ये होती है बिना किसी एक्सेप्शन से। ये हम उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे जिसमें एक भी एक्सेप्शन ना हो। कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे विद एक्सेप्शंस। तो ग्रोथ में एक्सेप्शन कहाँ है? ग्रोथ में ये है कि ग्रोथ, अगर हम इंक्रीज इन बॉडी मास को क्राइटेरिया ले तो माउंटेन्स वगैरह भी ग्रो करते हैं, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करते हैं। तो इसलिए ग्रोथ को हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं बोल सकते, नॉन लिविंग भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डिफाइनिंग तभी होता अगर नॉन लिविंग भी ग्रोथ ना कर पाते। ठीक है, conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that ये क्या है? एक characteristic of living system, characteristic feature है, ना कि defining property। एक dead organism does not grow, एक मरा हुआ organism growth नहीं करता। रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये कैसे है ये बताते हैं। ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अपने जैसे प्रोजेनी बनाना, अपने से मोर और लेस सिमिलर प्रोजेनी बनाना, बच्चे बनाना, पेरेंट्स से बच्चे बनाना जो कि या तो ज़्यादा या कम उनसे सिमिलर हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस रिप्रोडक्शन के बारे में, तो रिप्रोडक्शन भी दो तरह की होती है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में पेरेंट और जो प्रोजेनी है दोनों सेम होते हैं, सेम टू सेम। इसीलिए हम जो प्रोजेनी है उसको पेरेंट का क्लोन बोलते हैं, क्लोन। ठीक है, मतलब एज इट इज़ होता है। सेक्सुअल में क्या होती है? वेरिएशंस आ जाती है, तो वो लेस सिमिलर होता है बट तुमने देखा होगा तुम्हारी जो शक्ल है वो तुम्हारे पेरेंट्स से इतनी नहीं मिलती, थोड़ी बहुत मिलती है, ज़्यादा नहीं मिलती होती। लेकिन वही अगर तुम बात करो अमीबा की, तो अमीबा और उसका जो बच्चा है दोनों सेम टू सेम होंगे। ठीक है, इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आएगा? वेरिएबिलिटी आएगी, मतलब बच्चे का फेस चेंज हो जाएगा, वेरिएशंस आ जाएंगी। ऑर्गेनिज्म पजेस जो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय एसेक्सुअल मीन्स वो क्या होते हैं? उनके क्लोन बनते हैं। ठीक है, वो जो बच्चा होता है उनको अपने पेरेंट का क्लोन बोलते हैं क्योंकि सेम टू सेम होता है। तो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल मीन्स से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फंजाई मल्टीप्लाई करती है, स्प्रेड करती है एसेक्सुअल स्पोर से। लोअर ऑर्गेनिज्म, ये एग्जांपल्स याद रख लेना, ईस्ट एंड हाइड्रा बडिंग करते हैं। बडिंग क्या होता है? ऐसे एक, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है इसके ऊपर ऐसे बड बनता है, तो ये बड आगे चल के न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और प्लेनेरिया जो प्लेटफॉर्म है उसमें हम ट्रू रीजनरेशन देखते हैं, दैट इज फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। देखो इसमें क्या होता है? ऐसे जैसे ऐसे फ्रेगमेंट्स है ना, एक फ्रेगमेंट टूट के एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? ट्रू रीजनरेशन इसको बोलते हैं, ये प्लेनेरिया में होता है, प्लेटफॉर्म्स में। फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, ये फ्रेगमेंटेशन से ग्रो करते हैं, वही फ्रेगमेंट, ये वाला फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट। ठीक है, और जब ये बात आती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा, तो इसमें रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। रिप्रोडक्शन इज इक्वल्स टू ग्रोथ। समझ लगी कि नहीं? दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। देखो जब बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, ग्रोथ इक्वल्स टू रिप्रोडक्शन। ठीक है, जब भी बात करें मल्टी सेलुलर की, ग्रोथ इज नॉट इक्वल्स टू रिप्रोडक्शन। ठीक है, बस इतना याद रख लेना। तो हमने पहले ही पढ़ लिया है
ग्रोथ एज इक्वलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। हमने कहा था कि सेल नंबर और मास इंक्रीज होने को हम दो करेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं ग्रोथ के, इसीलिए हम नोटिस करते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूसेज ऑफ दीज टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को अलग अलग नहीं कर सकते, ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन ही ग्रोथ है, ठीक है। फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो यहाँ क्या आ गई एक्सेप्शन। जहाँ एक्सेप्शन तो वहाँ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी, वहाँ कौन सी होगी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। म्यूज, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, याद रख लेना। इसीलिए रिप्रोडक्शन को हम क्या डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक नहीं बोल सकते, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे करेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो रिप्रोड्यूस करते हैं, एक्सेप्शंस हैं, लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती, ठीक है। अगला कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। हमें पता है छोटे हों बड़े हों, बहुत सारी क्लासेस के हों, साइजेस के हों, फंक्शन अलग अलग हों, लेकिन केमिकल्स होते हैं और सभी केमिकल्स के बने होते हैं। आर कॉन्स्टेंटली, ये सभी हमारे अंदर बनते हैं और कई बार बन के किसी और चीज़ में चेंज हो जाते हैं। इनके कन्वर्जन को हम केमिकल रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोल सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे अंदर हो रही हैं साइमल्टेनियसली, बी दे, या तो फिर वो चाहे वो यूनिसेलर हो चाहे मल्टीसेलर हो, सभी प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स, इन सभी में क्या होता है मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आ गई, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। नो लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। बिना किसी एक्सेप्शन के मेटाबॉलिज्म किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं होता। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम। इस लाइन को भी अंडरलाइन करो, अगली वाली, इन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग आउटसाइड। देखो वो बोल रहे हैं कि ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है इनको हम हमारी बॉडी के बाहर सेल फ्री सिस्टम में भी करवा सकते हैं। ये जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी बॉडी के बाहर होती हैं, इसको हम टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कर सकते हैं और इनको ना तो लिविंग बोलेंगे ना नॉन लिविंग रिएक्शंस बोलेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग, लिविंग नॉन लिविंग नहीं बोलेंगे। मेटाबॉलिज्म is a defining feature without any exception. Isolated metabolic reaction in vitro are not living things but surely living reactions. देखो मेटाबॉलिज्म में कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसीलिए हम उसको डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि हम ये मेटाबॉलिक रिएक्शन बाहर भी करवा सकते हैं, उनको हम लिविंग थिंग्स नहीं बोलेंगे, उनको हम लिविंग रिएक्शंस बोलेंगे, ठीक है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग फीचर। आगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर। अभी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा डिफाइनिंग फीचर है, कैसे देखते हैं। मोस्ट ऑब्वियस, देखो सेल किस में होगा, सेल किस में होगा, ऑर्गेनिज्म में। ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना होता है ना। नॉन लिविंग में तुमने कभी सेल देखा है, नहीं देखा, एटम्स होते हैं, सेल नहीं होते, ठीक है। मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो होता है वो होता है एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग या फिर एनवायरनमेंट। अपनी एनवायरनमेंट को सेंस करना, उनके प्रति रिस्पॉन्ड करना। कैसे रिस्पॉन्ड करना, जो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। हम अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं थ्रू अवर सेंस ऑर्गन्स। प्लांट्स जो रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को, जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिज्म, पोल्यूटेंट्स एक्सेट्रा। देखो तुमने देखा होगा जब भी लाइट आती है तो प्लांट, जो सनफ्लावर के एग्जांपल लेते हैं, सनफ्लावर जो होता है उसका मुंह उस लाइट की तरफ हो जाता है जहाँ पे सनलाइट होती है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड ही तो कर रहा है ना। सभी ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक सभी सेंस कर सकते हैं, सभी इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फोटो पीरियड अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर। फोटो पीरियड जो है वो अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को इन सीजनल ब्रीडर्स, जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी।
ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडी, सभी ऑर्गेनिज्म हैंडल कर सकते हैं केमिकल्स जो उनकी बॉडी में जा रहे हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, इसलिए वो क्या हैं, अपनी सराउंडिंग से अवेयर हैं कि हाँ हमारे एनवायरनमेंट में ये कुछ हो रहा है। लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने आप के बारे में भी अवेयर है, इसीलिए इसको हम सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। देखो अभी कॉन्शियसनेस इन सेल्फ कॉन्शियसनेस में क्या आता है, कॉन्शियस जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, सभी होते हैं, लेकिन जो सेल्फ है अपने आप के बारे में वो सिर्फ ह्यूमंस में होता है। कैसे, देखो ह्यूमंस को ज़रूरत थी, उन्होंने एनिमल्स को यूज़ करा, ठीक है, ह्यूमंस को ज़रूरत थी, उन्होंने मशीनें बनाई, उन्होंने लैपटॉप बनाया, कंप्यूटर बनाया, मोबाइल फ़ोन्स बनाए, टीवी बनाया, फ्रिज बनाया, एसी बनाया, है ना। अभी देखो जो एनिमल्स हैं वो अपनी ज़रूरत उनकी यहाँ तक की है कि हमने खाना है, हमने किसी को मार के खाना है या किसी प्लांट से लेके खाना है और रिप्रोडक्शन करनी है, बस इतना ही। उनको और कोई सक्सेस से कोई मतलब नहीं है, उनको ये नहीं है कि हाँ मैं यहाँ का राजा बनूँगा, मैं यहाँ पे ऐसे राज करूँगा, सभी एनिमल्स मेरे अंडर रहेंगे। ऐसे बोला जाता है शेर को जंगल का राजा, बट एक्चुअली में वो फील नहीं करता। वो क्या करता है, सिर्फ प्रे ढूंढता है, उस पर फीड करता है, उनको मारता है, खाता है और अपना आराम से सोता है, रिप्रोडक्शन करता है, बस। आपने किसी शेर को देखा है ऐसे सोचते हुए कि हाँ, सोचते क्या मतलब ऐसे वो अपनी कोई अलग लैंग्वेज बना ले, नहीं बनाते। वो उनकी जैसे उनको वो दहाड़ते हैं वैसे ही वो बोलते हैं, ऐसे कुछ नहीं करते। और तुमने उनको देखा है कि वो हाँ उनको कुछ काम है तो वो अपना लैपटॉप बना ले, अपना कुछ बना ले, नहीं बनाते ना। तो वो अपने इन्वायरमेंट को लेके कॉन्शियस है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन बींग्स में है। इसीलिए कॉन्शियसनेस जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। जब बात आती है ह्यूमन बींग्स की, लिविंग स्टेट को डिफाइन करना और भी मुश्किल हो जाता है। कैसे, हमने पेशेंट्स ऑब्जर्व करे हैं जो कि कोमा में होते हैं हॉस्पिटल्स, वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स, मशीन से सपोर्टेड होते हैं जो कि उनके हार्ट एंड लंग्स को रिप्लेस करती हैं। पेशेंट इज़ अदरवाइज वो ब्रेन डेड होता है, तो उस पेशेंट में सेल्फ कॉन्शियसनेस तो नहीं है ना, अपने आप के बारे में कॉन्शियस नहीं है वो, जो कि हमने पहले कहा कि ह्यूमंस होते हैं। क्या वो पेशेंट्स नॉर्मल लाइफ में मतलब हु नेवर, जो नॉर्मल लाइफ में कभी नहीं आ सकता, उसको लिविंग बोलेंगे कि नॉन लिविंग? देखो उसको हम लिविंग ही बोलेंगे, क्योंकि कभी तो वो अब नॉर्मल था ना, तब तो वो लिविंग था ना पहले। अब चाहे वो ब्रेन डेड है, चाहे वो मशीनों का सहारा ले रहा है, अरे मैं क्या बोल रही हूँ, चाहे वो मशीनों का सहारा ले रहा है, लेकिन है तो वो लिविंग ही ना। पहले तो वो नॉर्मल लाइफ ही जीता था ना, बाद ही में वो कोमा में चला गया ना। ऐसे तो नहीं कि बाय बर्थ ही वो कोमा में था, नहीं ना, इसीलिए वो क्या है, लिविंग। अभी देखो थोड़ा सा रह गया बस इतना सा पैरा। बड़ी क्लासों में, हायर क्लासों में आप पढ़ोगे, यू विल कम टू नो कि ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस की वजह से लिविंग फिनोमिना मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट से, एक दूसरे से। टिश्यूज जो की जो प्रॉपर्टीज होती हैं आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। ओ माय गॉड, अंडरलाइन करो भाई। वो कह रहे हैं कि टिश्यू की जो प्रॉपर्टी है वो एक सेल में नहीं होती। एक सेल तो सेल ही है ना, टिश्यू नहीं बन सकता। लेकिन वहीं अगर इनका ग्रुप हो, इंटरेक्ट करें वो एक दूसरे से, वो क्या बना सकते हैं, टिश्यू। तो टिश्यू की प्रॉपर्टी एक सेल की वजह से नहीं है, बल्कि उनके इंटरेक्शंस की वजह से है, ठीक है। सिमिलरली जो ऑर्गेनलीज हैं, सेलुलर ऑर्गेनलीज आर नॉट इन अ मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनली। उनमें जो जितने भी मॉलिकुलर कंपोनेंट्स हैं उनकी वजह से वो नहीं है, पर वो किसकी वजह से, उन मॉलिकुलर कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन होता है, इसीलिए वो ऑर्गेनलीज चल रही हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरेक्शंस हैं रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। This phenomena is true in hierarchy of organization complexity at all levels.
देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इसलिए हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग है, एवोल्यूशन होता है उनमें, सेल्फ रेगुलेटिंग है, अपने आप को रेगुलेट करते हैं, इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर से जो उनको स्टिमुलस मिलता है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। देखो अभी बायोलॉजी की स्टोरी, बायोलॉजी जो है वो स्टोरी है, एक स्टोरी है अर्थ पे लाइफ की। बायोलॉजी स्टोरी है एवोल्यूशन की, लिविंग ऑर्गेनिज्म के धरती पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन की स्टोरी है बायोलॉजी। धरती पे लाइफ की स्टोरी है बायोलॉजी। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इम्पॉर्टेंट लाइन आ चुकी है भाई। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी हैं, पास्ट में थे, फ्यूचर में आएंगे, सभी लिंक्ड हैं एक दूसरे से बाय शेयरिंग अ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। देखो भाई सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पहले थे, अब हैं, बाद में आएंगे, सभी में सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, वो है उनका जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ डीएनए। ठीक है, यही वो पहले जो था वो आगे देता है, ऐसे आगे आगे करके अपनी जनरेशन्स को दे रहा है ये डीएनए। थोड़ी बहुत वेरिएशंस हो सकती हैं इसमें। तो चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, तो पढ़ लेना। नेक्स्ट अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज मेरी तबीयत थोड़ी नहीं बहुत ख़राब है, मेरा नाक तो मेरी आवाज़ गंदी सी आ रही होगी, तो एडजस्ट कर लो भाई। ठीक है, तो चलते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय बाय।